नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम प्लीज प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि हम लोग इस समय यूपीपीसीएस सीसैट को जो है सॉल्व कर रहे हैं पीवाईक्यूज कोर्स के। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि सीसैट जो है आपके यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में जो है क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि 33% मार्क्स को इसमें आपको गेन करना होता है, लाना होता है। बावजूद इसके जो है स्टूडेंट्स सीसैट को पास नहीं कर पाते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन वो ये है कि वो सीसैट को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत आसान समझते हैं। और जब परीक्षा का 1 महीना 20 दिन बचता है या 1.5-2 महीना पहला बचता है, तब वो जाकर के सीसैट को उठाते हैं। ऐसे में सीसैट को क्लियर कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है यदि आप जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या मैथ बैकग्राउंड के नहीं होंगे। तो अगर आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग मैथ का होगा तो कहीं ना कहीं आप का जो है चांसेस ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आपकी मैथ्स वगैरह नहीं अच्छी है तो फिर थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। तो इसलिए सीसैट को प्लीज आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। सीसैट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप सीसैट को पास नहीं कर पाओगे तो जीएस के सेक्शन में, यानी कि जो पेपर फर्स्ट में भले ही आप कट ऑफ को क्रॉस कर रहे होगे, कट ऑफ को टच कर रहे होगे, बावजूद इसके जो है प्रीलिम्स आपका एग्जाम नहीं क्रैक होगा। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, ठीक है। बाकी आपको पता है कि ये सीसैट हम लोग 2 पार्ट में कर रहे हैं। पहले पार्ट में मैं आपको इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन प्लस जो है क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग, और साथ साथ में जो है आपको करा रहा हूं क्या मैं हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन, ठीक है। ग्रामर में 2 चीजें आपको तैयार करनी है। हिंदी ग्रामर में आप संधि समास देख लीजिएगा, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप जो है और पैसिव वाइज एक्टिव वाइज जो है आप इंग्लिश में देख लीजिएगा। इतना आप देख लीजिएगा, बाकी हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो फिर बिना देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है। तो अंतरवैयक्तिक एवं संचार कौशल पर हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है, ये आपको बेसिकली क्या है बताना है। तो माध्यम या जीवन मूल्य एवं दृष्टि या संचरण, यानी कि व्हाट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन सा एक भाग नहीं है। तो आप ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शन में से बी वाला जो है आपका ये हो जाएगा राइट, यानी कि ये वाला भाग नहीं है। यानी कि अगर कोई आपसे कहे कि बेसिकली जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है क्या, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है क्या, COMMUNICATION कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके 3 भाग बेसिकली इसके माध्यम से होते हैं। एक माध्यम जिसको हम लोग मीडियम कहेंगे, दूसरा संचरण होगा, क्या संचरण होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन बोलते हैं, और चौथा होता है आपका सूचना, क्या सूचना, जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो 3 ये है, तो ये बी वाला इसमें से नहीं है। यानी कि जो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होती है उसमें माध्यम होता है आपका, यानी कि मीडियम होता है, संचरण यानी कि ट्रांसमिशन होता है, सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन होती है, जबकि बी वाला जो है जीवन मूल्य दृष्टि ये नहीं होता। इसलिए बी वाला क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना यहां पर नहीं पूछा है, कई बार ये शब्द जो नहीं वाला होता है वो आप लोग ध्यान नहीं देते हो, ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट है, किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतर क्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है, यानी कि कोई भी जो है संगठन है, कोई भी बड़ा जो है क्या है एक संगठन है, ठीक है, और इस संगठन में एक क्या है ऑफिसर हैं, ऊपर लेवल पे क्या है ऑफिसर हैं, नीचे उसके क्या है सबऑर्डिनेट हैं, क्या है नीचे क्या है उसके सबऑर्डिनेट हैं, ठीक है। अगर इसमें क्या हो रहा है, अगर इनमें इंटरेक्शन हो रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतर क्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यानी कि प्रॉपर तरीके से वो क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से वो क्या कर रहे हैं इंटरेक्शन कर, रेगुलर इंटरेक्शन हो रहा है। कोई अधिकारी है, वो अधिकारी अपने अधीनस्थों से अर्थात अपने कर्मचारियों से प्रॉपर तरीके से क्या कर रहा है कम्युनिकेट कर पा रहा है, या फिर वो रेगुलर इंटरेक्शन कर रहा है। तो इसका फायदा क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन है आपके पास कि यह अधीनस्थों को संतुष्टि प्रदान करती है, नहीं ऐसा नहीं है कि हमारे बॉस बात करते तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। दूसरा यानी कि ये वाला भी नहीं होगा। दूसरा, यह समूह संबंधों को घटाती है, ऐसा नहीं है, यह भी नहीं होगा। यह प्रभावी निर्माण को सुगम बनाती है, बिल्कुल सही बात है, यही वाला ऑप्शन सही है। यह प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है, यानी कि डिसीजन लेने में, चीजों को सही करने में आसान होती है यदि आपका अधिकारी आपसे बात करता है। और डी वाला ऑप्शन क्या है, यह अधीनस्थों को हतोत्साहित करती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर कोई अधिकारी आपसे बात करेगा तो आप जो है हतोत्साहित थोड़ी ना होगे। तो यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अधिकारी
क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट से या अपने अधीनस्थों से अगर प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करता है, यानी कि रेगुलर इंटरेक्शन करता है, इसका मतलब यह होगा कि ये चीजें पॉजिटिव होंगी और इससे क्या होगा, इससे यह प्रभावी प्रभावी निर्णय निर्माण को क्या करता है, सुगम बनाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अगर सही निर्णय को प्राप्त करना है, इनफैक्ट अगर गुड गवर्नेंस भी लाना है, अगर गवर्नेंस को अच्छे से चलाना है, तो उसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों में क्या होना चाहिए, रेगुलर इंटरेक्शन होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, फाइल घूमती रहती है, छोटे साहब कहेंगे बड़े साहब के पास फाइल है, बड़े साहब कहेंगे छोटे साहब के पास फाइल है। न अधिकारी को पता है फाइल कहां है, न कर्मचारी को पता कहां है फाइल तो घूम रही है, चक्कर लगा रही है। क्यों, इंटरेक्शन नहीं है दो आपस में, ठीक है। अधिकारी सोचता है हम कर्मचारी से कैसे बात करें, और कर्मचारी सोचता है कि साहब है हम साहब से कैसे बात करें, इंटरेक्शन है नहीं। कोई निर्णय लेना है वहां पर भी चीजें नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या होती हैं, अपने आप में खराब होती हैं। और यही नहीं, एक ग्रुप के साथ अगर देखा जाए तो ये तो ग्रुप की बात हो गई, सिंगल ग्रुप की, लेकिन अगर प्रॉपर अगर गवर्नेंस चलाना है तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हर जो अलग अलग कोई संगठन है उन अलग अलग संगठनों में भी क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। इस संगठन से इसमें ऐसे, इनका इनसे। नहीं तो क्या होगा, जब आपकी कॉलोनी में सीवर लाइन वाले भी आएंगे तो सीवर लाइन वाले खोद डालेंगे, फिर रोड बन जाएगी, उसके बाद सीवर बिछेगा, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, ग्रुप में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। फिर क्या होगा, सड़क बन गई थी, सीवर वाले आए, जो है अपना खोद खाद के चले गए, किसी तरीके से पट्टा वट्टा बराबर हुआ, मिट्टी उट्टी सही हुई। उसके बाद क्या हुआ, बिजली विभाग वाले आ गए, वो लाइन बिछाने लग गए, अपनी अंदर डालने लग गए पाइप, जो है क्या कहते हैं बिजली के लिए, फिर खुद डाले। वो पता चला है कि जो है जल जीवन मिशन चल रहा है, वो लोग भी आ गए, वो फिर से एक बार खुद डाले सड़क को। ये क्या है, ये जो है प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है, यानी कि इंटरेक्शन नहीं आपस में, तो समस्याएं आती हैं आपके सामने, है ना। तो इसलिए जब कोई सिटी डेवलप होती है, इसलिए एक दिन में पढ़ा रहा था तो मैं कह रहा था कि सभी डिपार्टमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना, प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए कि भाई ये कॉलोनी यहां पर डेवलप हो रही है, इस कॉलोनी में हमें ये चीजें दे रही है। सिस्टमैटिक चीजों को करोगे, कॉलोनी वेल डेवलप होगी, हर चीजें होंगी, हर व्यवस्थाएं होंगी। नहीं तो पहले तो कॉलोनी डेवलप हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपकी कॉलोनी में पानी भरेगा, फिर पंपिंग सेट लगाकर पानी को बाहर निकालोगे। और क्या करोगे आपका ये घर बना हुआ है, आपका रैंप आप रोड पे निकाल दोगे, सामने वाला घर है ये भी अपना रोड, सड़क इतनी चौड़ी है लेकिन रैंप आप सभी लोगों ने यहां निकाल रखा है। मतलब इतने काबिल आप लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, मतलब बताओ, शहर के लोग इतने खतरनाक होते हैं कि अपने घर की जो सीढ़ियां होती है उसका रैंप सड़क पर डाल देते हैं। बताओ, ये बुद्धिमानी लोग की होती है। खैर वो टॉपिक अलग का है, हम लोग हट जाएंगे वहां से। कहने का मतलब यह है कि बुद्धिमानी जो है बहुत जरूरी चीज होती है, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत करता है। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है। अप्रत्यक्ष संप्रेषण यानी कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, या साइलेंट कम्युनिकेशन, या फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष जो है संप्रेषण, यानी कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ए वाला ऑप्शन। वैसे इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है, तो इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, एक बार हम इसको कल देख लेंगे, ठीक है। वैसे तो होगा यही, लेकिन एक बार हम देख लेंगे, ठीक है। तो क्लास में जो कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट्स और टीचर में, वो अप्रत्यक्ष कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं, वो होता है। लेकिन इसको हम लोग एक बार कल क्रॉस चेक करेंगे। एक बार अगर आप लोग के पास 18 का POQ हो तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन की थोड़ा सा एक बार देख लो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन आप लोग जानते होंगे, संप्रेषण, ठीक है, ठीक है। इसको देखो एक बार आप लोग संप्रेषण बेसिकली क्या होगा, एक होगा आपका क्या, वर्बल कम्युनिकेशन, है ना, क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक। और एक क्या होगा आपका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जानते होंगे आप लोग, ठीक है। नॉन वर्बल यानी कि जिसमें माउथ से बात की जाती है एक तरीके से, है ना। तो वर्बल कम्युनिकेशन में भी क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होगा, इसको भी दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है। एक को बोलेंगे क्या, मौखिक कम्युनिकेशन, मतलब मौखिक संप्रेषण, क्या, मौखिक, और एक को क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे हम लोग लिखित, क्या बोलेंगे, लिखित कहेंगे। अच्छा, इसके पहले ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इसमें बेसिकली क्या आएगा,
इसमें एकांकी, नाटक, डांस, ये सब आएगा। हमने आपको समझाया भी कई बार, ठीक है। मतलब जिसमें हम वर्बली कुछ बोलते नहीं है, इशारे करते हैं, मतलब एक तरीके से हमारी शारीरिक भाव भंगिमा होती है, हम उसके माध्यम से कुछ कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो वो इसमें नाटक आ जाएगा आपका, जो नाटक खेले जाते हैं, ठीक है। एकांकी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डांस, क्या डांस भी इसी में आता है, किसमें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। वर्बल कम्युनिकेशन में जिससे हम जो है इंटरेक्ट कर पाते हैं सामने से, तो मौखिक कम्युनिकेशन। अब मौखिक कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या आ जाएगा, मौखिक कम्युनिकेशन में बेसिकली आपके जो सेमिनार वगैरह होते हैं, क्या सेमिनार आपके हो गए, ठीक है। कोई आपका जो है क्या कहते हैं वर्कशॉप हो गया, क्या कोई भी वर्कशॉप हो गया आपका, वो आएगा, और अन्य चीजें आएंगी। लिखित में क्या होगा, लिखित में जैसे कोई फैक्स हो गया आपका, फैक्स हो गया, ठीक है। लेटर हो गया आपका, क्या लेटर हो गया, कोई आपका मैसेज हो गया, ये सब लिखित कम्युनिकेशन में आएगा। तो वर्बल कम्युनिकेशन में दो, मौखिक और लिखित। मौखिक में सेमिनार, वर्कशॉप, ये सब आएगा। लिखित में फैक्स, लेटर, मैसेज आएगा। नॉन वर्बल में नाटक, एकांकी और डांस आएगा। तो ये याद रखना, आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है, ठीक है भाई साहब। चलो, और इसी में एक चीज और आता है, वो क्या होता है वो अभी हम आगे की क्लास में देखेंगे, मतलब आगे के क्वेश्चन में देखेंगे उसको, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखना आपको लोग। नेक्स्ट है, किसी उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है, क्या है, सदस्य संतुष्टि, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, सी हो जाएगा इसमें सही। यानी कि जो मेम्ब्रेन सेटिस्फेक्शन होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार संचार जो होता है, यानी कि जो आपका सर्कुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, ये बेसिकली सुटेबल होता है सदस्य संतुष्टि हेतु, यानी कि मेंबर सेटिस्फेक्शन हेतु, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, सुनने की सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है, क्या सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है, बताइए आप लोग फटाफट। ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, तो इसका ऑप्शन बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में ये होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्या सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से सुन पाओगे तो चीजें आप बेहतर ढंग से उसको प्रक्रियात्मक रूप में कर पाओगे, ठीक है, सुनने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं, क्या प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो बताओ फटाफट इसका उत्तर क्या होगा। एक विशिष्ट आवाज संदेश देने पर ध्यान केंद्रित करना, या आपका ध्यान खींचने वाली विभिन्न आवाजों को छांटना, या एक संदेश के प्रति अपनी समझ की क्या करना, पुष्टि करना, बताओ, या फिर संदेशों को अर्थ प्रदान करना। तो इसका उत्तर भाई साहब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी कि प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं, प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना। मतलब इसका क्या हुआ कि अभी मैं लेक्चर ले रहा हूं, सीसेट पढ़ा रहा हूं, और आप कमेंट करते हो कि सर आपने ऐसा पढ़ाया, सर ये हुआ, सर थैंक यू सर, अच्छा लगा। यानी कि आप जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हो, और प्रतिक्रिया किसके रूप में व्यक्त कर रहे हो, फीडबैक के फॉर्म में। पुष्टि करना दैट मींस फीडबैक देना, क्या पुष्टि करना दैट मींस फीडबैक देना, क्या आप मुझे फीडबैक दे रहे हो, ठीक है, कि सर आपने अच्छा पढ़ाया। हालांकि कई बार तो अनवांटेड कमेंट्स आ जाते हैं, कई बार ज्यादा ज्ञानी लोग होते हैं तो वो उनको लगता है नहीं यार, तो मतलब क्या ही पढ़ा दिया सर ने, ठीक है, बाकी अच्छे आते हैं कमेंट। तो आप क्या देते हो, फीडबैक देते हो मुझे कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिएगा, या ये गलती हो रही है, या आपसे गलती हो गई, बाय मिस्टेक टाइप हो गया, कुछ भी अच्छे बुराई जो भी होता है आप कमेंट करते हो। यानी कि आप मुझे जो है मेरी जो अपनी आप प्रतिक्रिया देते हो। प्रतिक्रिया देने का मतलब क्या हुआ, आप पुष्टि करते हो, ठीक है, मेरी बातों का, अर्थात फीडबैक देते हो, ठीक है। तो वही पूछा है इसमें कि प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हो। तो आपकी प्रतिक्रिया देने का मतलब हुआ कि आप मुझे अपना फीडबैक दे रहे हो, राइट। चलो सही हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है, क्या क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार निम्नलिखित में से कौन है, बताओ। तो क्षैतिज संप्रेषण में क्या होगा, बेसिकली क्षैतिज संप्रेषण में ये जो पार्श्विक संप्रेषण है, यानी कि जो लेटरल कम्युनिकेशन है वो होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो क्षैतिज कम्युनिकेशन है, क्या ये जो क्षैतिज कम्युनिकेशन है जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं, इस क्षैतिज कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब दो समान स्तर के अधिकारी जो है या लोग जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं, क्या
जब दो समान स्तर के, ठीक है, तो क्षैतिज कम्युनिकेशन में क्या होगा, जब दो समान स्तरीय व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन होता है उसे क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे या क्षैतिज संप्रेषण बोलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बेसिकली पार्श्व संप्रेषण के अंतर्गत ही आता है, जिसको हम लोग लेटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। यानी कि लेटरल कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा, जब दो समान स्तर के लोग या व्यक्ति जो है आपस में कम्युनिकेट करेंगे, दैट मींस लेटरल कम्युनिकेशन और क्या, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या क्षैतिज कम्युनिकेशन, क्षैतिज संप्रेषण, ठीक है, याद रहेगा। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछ रहे कि क्षैतिज कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित अधोलिखित में से कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है, शाब्दिक संवाद को कौन सा। प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया, प्रोफेसर वर्मा ने अपना संदेश मोबाइल द्वारा छात्रों को दिया, मां का ध्यान अपनी ओर करने के लिए बच्चा रो रहा था, दीपक ने छुट्टी के आवेदन के लिए पत्र लिखा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया। शाब्दिक संवाद, शब्दों की बात कर रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है। अगर क्लास में प्रोफेसर अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा है, यानी कि वर्ड्स के माध्यम से तो कर रहा है, बोल रहा होगा, बच्चे सुन रहे होंगे, दैट मींस ये जो संवाद होगा, ये जो कम्युनिकेशन होगा बेसिकली ये क्या होगा, ये क्लासरूम वाला होगा। यानी कि प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया। संदेश मोबाइल पर यह अलग हो जाएगा, ठीक है, नॉन वर्बल में आ जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा। मां का ध्यान अपनी ओर जो है करने के लिए बच्चा रो रहा था, तो वो एक संकेत दे रहा है एक तरीके से, है ना, नॉन वर्बल में आ जाएगा। दीपक ने छुट्टी के लिए आवेदन के लिए पत्र लिखा, ये भी नॉन वर्बल में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित है, किसी से संबंधित है, तो हाव भाव द्वारा, देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा काइनेसिक्स। क्या, काइनेसिक्स। और जब जो अभी हमने आपको समझाया था ना भाई साहब, ये नॉन वर्बल, तो नॉन वर्बल में ही काइनेसिक्स आता है बेसिकली, क्योंकि जहां पर हम हाव भाव से कुछ चीज प्रकट करते हैं, यानी कि ये जो काइनेसिक्स होता है आपका, ये बेसिकली क्या आएगा, ये नॉन वर्बल में आता है। किस में आता है, नॉन वर्बल में आएगा। किस में आएगा, नॉन वर्बल में आएगा, नॉन वर्बल में आएगा, ठीक, याद रखना। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, यानी कि काइनेसिक्स में हम अपने हाव भाव से कोई चीज करते हैं, अर्थात हम उसी से अपनी चीजों को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, राइट, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का रूप नहीं है, तो साक्षात्कार, सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन होता है। अगर इंटरव्यू लिया रहे तो भाई कम्युनिकेशन ही तो होता है, दो तीन लोग सामने बैठे होते हैं, आप और आप उनके सामने बैठे होते हो, तो कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है ना, तो साक्षात्कार तो होगा। दूसरा संवाद, जिसको हम लोग डिस्कशन बोलते हैं, डिस्कशन में भी क्या होगा, दो चार लोग बैठे होंगे, डिस्कशन होगा, मतलब जो है सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, यानी कि कम्युनिकेशन होगा, संप्रेषण होगा, तो ये भी सही है। सामाजिक अंतरक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, ये भी जो है क्या है, संप्रेषण का ही रूप होता है, यानी कि जो सोशल इंटरेक्शन होता है, सामाजिक जो बातचीत होती है, सामाजिक जो अंतःक्रिया होती है, वो भी संप्रेषण का ही प्रकार है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है, मनोरंजक उपन्यास पढ़ना, ये कम्युनिकेशन नहीं है बेसिकली, है ना, ये क्या है, ये संप्रेषण का रूप नहीं है, कम्युनिकेशन का रूप नहीं माना जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कम्युनिकेशन मतलब क्या, जब एक मतलब कोई व्यक्ति जो है आपस में बातचीत करे, कम्युनिकेट करे, चाहे वो वर्बली कम्युनिकेट करे या नॉन वर्बली कम्युनिकेट करे, राइट। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है, ठीक है। वैसे अगर बहुत डीप अगर जाओगे तो पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि यह भी कम्युनिकेशन में आएगा। मनोरंजक उपन्यास पढ़ना, पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर डीप में आप जाओ तो यह भी होना चाहिए एक तरीके से, क्योंकि शायद किताबें भी पढ़कर आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेट अपने आप से कर पाते हो। लेकिन जैसे योग भी क्या है, योग बेसिकली क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आता है, लेकिन तो ये भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, ऑप्शन में नहीं ऐसा है तो हम इसको बी ही मानेंगे। ओके, चलो, संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण कौन सा है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, लगातार हम देख रहे हैं, शायद एक साल नहीं आया था, बाकी सभी साल ये आया है। और इसको आप लोग क्या करना है, आपको रेडी कर लेना है कि भाई साहब बताओ इसमें से क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें अगर बात करेंगे, अंतिम जो चरण जो होता है प्रतिपुष्टि होता है, बहुत आसान है। फीडबैक सबसे लास्ट में होता है, आप तुरंत टिक लगा देंगे फीडबैक, ठीक है, क्या फीडबैक। अगर ये नहीं भी पता है, अगर कम्युनिकेशन नॉर्मल अगर आपको पता है, तो आप जो सबसे जब कम्युनिकेट हम करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, अंतिम में क्या देते हैं, फीडबैक ही तो देते हैं कि भाई हम वहां गए थे, वो लेक्चर हमें अच्छा लगा, सर सीसेट पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छा लगा,
सर बहुत अच्छा समझाते हैं, मतलब अंत में जब मैं लेक्चर खत्म करूंगा तभी तो आप कमेंट करते हो कि सर आपने ऐसा पढ़ाया। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन में जो सबसे अंतिम जो चरण होता है, बातचीत का जो सबसे अंतिम चरण होता है, वो होता है पुष्टि करना, अर्थात फीडबैक देना अपने आप में। ठीक है, तो वो लास्ट स्टेज होता है। लेकिन अगर इन सभी चरणों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है भाई साहब, सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका क्या, सोर्स होता है। ठीक है, क्या होता है, सोर्स होता है, यानी कि जहां से कोई चीज चलती है, SOURCE, सोर्स। ठीक है, SOURCE। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सोर्स होगा। ठीक है भाई, वहीं से तो मैसेज चलेगा, उसके बाद क्या होगा, जब वहां से मैसेज चलेगा तो फिर क्या होगा, उसकी इनकोडिंग होगी। ठीक है, क्या होगी, इनकोडिंग होगी। इनकोडिंग, इसको नोट कर लेना, इनकोडिंग। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, इनकोडिंग के बाद क्या होगा भाई साहब, इनकोडिंग के बाद जो होगा बेसिकली क्या होगा, मैसेज होगा। इनकोड कर दिया, फिर मैसेज सामने आ गया, क्या, मैसेज, MESSAGE, मैसेज। ठीक, इसके बाद क्या होगा, मैसेज के बाद क्या होगा, मैसेज के बाद होगा आपका मीडियम, किसके माध्यम से आज चीजें आ रही हैं, MEDIUM, मीडियम हो गया। मीडियम के बाद क्या होगा, बताओ फटाफट, मीडियम के बाद क्या होगा, मीडियम के बाद होगा आपका क्या, डिकोडिंग। क्या, डिकोडिंग, डिकोड कर देंगे, हम समझ जाएंगे क्या आ रहा है मैसेज, DECODING, डिकोडिंग। और डिकोडिंग के बाद क्या होगा भाई साहब, डिकोडिंग के बाद अंतिम चरण आपका आएगा। ठीक है, हालांकि उसके पहले रिसीवर भी आएगा, डिकोडिंग होगा, फिर आप चाहो तो बीच में रिसीवर कर लो, क्या, रिसीवर। यहां पर क्या होगा, यहां पर आ जाएगा रिसीवर। ठीक है, रिसीवर, और रिसीवर के बाद क्या होगा, फिर आपका जो है आ जाएगा फीडबैक। क्या आ जाएगा, फीडबैक। ठीक है, फीडबैक। ठीक है, तो पहले सोर्स, फिर इनकोडिंग, फिर मैसेज, फिर मीडियम, फिर डिकोडिंग, फिर रिसीवर, फिर फीडबैक। बस इतना होगा। ये क्या होगा, ये संप्रेषण के अपने आपने क्या है, वो है टेक्निक है। ठीक है, तो चाहो तो इसको हिंदी में तैयार कर लो, इंग्लिश में आसान रहेगा, सोर्स, इनकोडिंग, मैसेज, मीडियम, डिकोडिंग, फिर रिसीवर, फिर फीडबैक, बस इतना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या कहलाता है, अधोगामी संप्रेषण। क्या कहलाएगा, ये अधोगामी संप्रेषण कहलाएगा भाई साहब। ठीक है, क्या, किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, दैट्स कॉल्ड अधोगामी संप्रेषण, जिसको हम लोग डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, ये आएगा इसके अंतर्गत। और इसको हम लोग कैसे समझते हैं, आइए इसको एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो संप्रेषण क्या होगा बेसिकली, आप एक बार देख लो, इसको लिख लो ऊपर, क्या, संप्रेषण, क्या, संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण में बेसिकली दो चीजें होंगी, क्या होंगी, दो चीजें होंगी। क्या होगा, एक में होगा जो है आपका ऊर्ध्वाधर या लंबवत संप्रेषण, और दूसरे में क्या होगा आपका क्षैतिज या फिर लैटरल जो है कम्युनिकेशन आपका आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो आपका ऊर्ध्वाधर वाला होता है, यानी कि अगर हम इसको बांटेंगे तो किसको बांटेंगे, पहले हम बांटेंगे लंबवत। क्या, लंबवत, लंबवत, या इसको वर्टिकल भी बोलेंगे, वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्टिकल, वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक, एक तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसी में बेसिकली क्या होगा, वर्टिकल कम्युनिकेशन जो आपका देख रहे हैं, इसी को हम लोग दो पार्ट में इसको और डिवाइड कर देंगे। वर्टिकल को, क्या, वर्टिकल को हम लोग दो पार्ट में और डिवाइड कर देंगे। तो आप कहेंगे कि सर वर्टिकल को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, तो वर्टिकल को जब आप टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो एक होगा आपका क्या, अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्या, अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक, और एक क्या होगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। क्या होगा, एक होगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का ही पूछा था। ठीक है, किसका पूछा था, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का। अर्थात जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा कि उच्च स्तर से निम्न स्तर तक सूचनाओं को पहुंचाया जाता है। कहां से, उच्च स्तर से, कहां से, उच्च स्तर से, उच्च स्तर से निम्न स्तर, क्या, निम्न स्तर, निम्न स्तर तक सूचनाओं को पहुंचाया जाता है। और डाउनवर्ड का ठीक विपरीत जो है क्या होगा,
अपवर्ड होगा, यानी कि इसमें फिर निम्न से उच्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको संप्रेषण दो प्रकार का होगा, एक होगा वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन को अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में डिवाइड कर देंगे। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में उच्च स्तर से निम्न स्तर तक सूचनाओं को पहुंचाया जाता है, जबकि जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है वो ठीक इसका विपरीत होता है। और संप्रेषण का पहला प्रकार जो हमने वर्टिकल कम्युनिकेशन पढ़ा था, इसी को इसका जो दूसरा भाग होता है वो क्या होगा, वो होता है क्षैतिज संप्रेषण, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसको क्षैतिज कम्युनिकेशन भी बोल सकते, क्षैतिज, क्या, क्षैतिज या लेटरल, ठीक है, LATERAL, लेटरल कम्युनिकेशन। ठीक, याद रखिएगा। तो ये संप्रेषण दो प्रकार का, एक लंबवत जिसको वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलेंगे, एक क्षैतिज कम्युनिकेशन जिसको लेटरल कम्युनिकेशन बोलेंगे। फिर लंबवत के दो भाग, अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को आपने डिवाइड कर दिया, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अधोगामी संप्रेषण भी बोलते हैं। तो अधोगामी यानी कि जो उच्च स्तर से निम्न स्तर तक सूचनाओं को प्राप्त जो है कराया जाता है, पहुंचाया जाता है। और अपवर्ड कम्युनिकेशन जिसको हम लोग ऊर्ध्वगामी क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वगामी कम्युनिकेशन बोलते हैं, उसमें बेसिकली क्या होगा, इसका ठीक विपरीत होगा। बात समझ में आ गई? चले आगे, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप लोग चाहो तो, ठीक है। और क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा था, अधोगामी क्या, कि निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया सकता है, यानी कि वह संगठन, किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अधोगामी संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी कार्यस्थल में संप्रेषण की एक बाधा नहीं है? सक्रिय श्रवण, बहुत आसान, तुरंत दिख रहा है। सक्रिय श्रवण यानी कि एक्टिव लिस्टनिंग, क्या, एक्टिव जो लिस्टनिंग होगी वो क्या होगी, वो बाधा के रूप में बेसिकली क्या होगी, बाधा नहीं है। भाई अगर आप सही से सुन रहे हो तो फिर संप्रेषण में बाधा कहां से होगी? संप्रेषण में बाधा कब होगी, यानी कि कम्युनिकेशन में बाधा कब होगी, वायरस कब आएगा, जब शोर होगा। बहुत शोर हो रहा है तो क्या आप मेरी बात को सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे, तो बाधा उत्पन्न हो गई। या फिर पूर्वाग्रह, जो कि कई बार पूछा आपके एग्जाम में, पूर्वाग्रह क्या है, यह भी कम्युनिकेशन में बाधक है। क्या है, बाधक है। यानी कि अगर आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो कि हृदय स्तर नहीं पढ़ा पाते हैं, तो आप, मैं कितना ही अच्छा डिलीवर आप करूं लेक्चर, लेकिन आपको लगेगा सर नहीं पढ़ा पाते हैं। यानी कि पूर्वाग्रह भी क्या है, यह भी जो है कम्युनिकेशन में क्या है, बैरियर है। और अनुपयुक्त माध्यम यानी कि इम्प्रॉपर जो मीडियम होगा, यह भी क्या है, बाधक के रूप में है। यानी कि अगर कोई पूछे आपसे कि कम्युनिकेशन में बाधक कौन कौन होते हैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे शोर। शोर क्या, नॉइज, पॉल्यूशन, अपने आप में नॉइज, अगर बहुत आवाज हो रही है तो मेरा लेक्चर आप तक नहीं जाएगा। या फिर पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो भी लेक्चर नहीं जाएगा आप तक, आप समझ ही नहीं पाओगे मैं कितना अच्छा पढ़ाऊंगा, आप सोचोगे सर तो खराब पढ़ा रहे हैं। और अनुपयुक्त माध्यम यानी कि इम्प्रॉपर मीडियम भी दरअसल बाधक है किसी भी कम्युनिकेशन को करने में। लेकिन जो सक्रिय श्रवण है, अगर आप अच्छे से सुन रहे हो, एक्टिव लिसनिंग हो अगर आप, ठीक है, तो बाधक नहीं होगा। आप ध्यान से अगर मेरी बातों को केंद्रित होकर के अगर मेरी बात को आप एक्टिव हो अगर मेरी बात को सुनने में, तो वो बाधक नहीं रहेगी। सिंपल सी बात है। बात समझ में आ गई? आगे चलो। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आप एक्टिव रहते नहीं हो, आपका दिमाग तो मैसेज पे लगा रहता है, मैसेज आ रहा होगा, है नहीं, या चाय पे जाना है, कॉफी पे जाना है, डेटिंग पे जाना है, दिमाग वहां लगा रहेगा तो सीसेट तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं, इसलिए कंसंट्रेट होकर के समझा करो चीजों को। चलिए, डिसीजन मेकिंग आ गया आपका। 14वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? परानुभूति, एम्पैथी। क्या, एम्पैथी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किसके लिए? सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के। अगर आप एम्पैथी आपके भीतर नहीं होगी, ठीक है, यानी कि परानुभूति, परानुभूति इथिक्स में पढ़ते हो आप लोग, है ना, तो वहां पर मैंने पढ़ाया भी है। तो अगर पीसीएस का बैच आप लोग लेंगे तो परानुभूति मेरे द्वारा पढ़ेंगे इथिक्स में, ठीक है। तो अगर सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए कुछ निर्णय लेना है, तो ये निर्णय आप तभी ले पाओगे जब परानुभूति आपके भीतर होगी, जब एम्पैथी होगी। एम्पैथी ही नहीं होगी तो आप ऐसे वंचित जो है वर्ग के लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसीलिए अधिकारी जब बनना तो आपके भीतर क्या होनी चाहिए? आपके भीतर एम्पैथी होनी चाहिए, गरीब वर्ग के बीच के लिए, शोषित के लिए, ठीक है, जो अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है, क्योंकि कल को आपको अधिकारी बनना है और उनके लिए डिसीजन तभी आप ले पाएंगे जब आप उनके बारे में
अनुभव करेंगे, परानुभूति, उनके अनुभव को अपने अनुभव के साथ जोड़ेंगे कि यार बताओ कितना गरीब व्यक्ति है, तो ही आप सही डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए गरीब वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि आपके भीतर एम्पैथी हो, आपके भीतर क्या हो, परानुभूति हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय कहलाते हैं। क्या कहलाएगा? वो समूह सोच कहलाता है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, टिक लगा लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? कौन सी? दृढ़ता परक, यानी कि क्या? दृढ़ता परक। अगर कोई निर्णय आपको लेना है तो उसके लिए दृढ़ता परक, आपका दृढ़ मजबूत होना क्या होना आपका बहुत जरूरी है। कोई भी डिसीजन आप लो उसके लिए दृढ़ होना आपका क्या है, जो है सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर दृढ़ता परक यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिना दृढ़ता के, बिना मजबूती के आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। ठीक है, परेशान ना होगे फिर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17वां, जो अब आ गया भाई साहब आपका क्या जो हिंदी लैंग्वेज वाला आ गया। ठीक है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम लोग बेसिकली कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। क्या बोलेंगे इसको? हम लोग बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान, इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अभी खत्म नहीं हुई, कोई चीज चल रही है। ठीक है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। वर्तमान मतलब अभी प्रेजेंट का, और ठीक है फिर क्या करें, पूर्ण नहीं हुई तो यानी कि अपूर्ण वर्तमान, जो भी चल रही है, रनिंग में है, रनिंग फेज में है, यानी कि अपूर्ण वर्तमान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है चरण कमल में समास है। बहुत बार मैंने आपको समझाया है। चरण कमल में समास कौन सा है भाई साहब? कर्मधारय समास है, जिसमें उपमेय उपमान की तुलना हो रही होती हो। मैंने कई बार आपको बताया है, विशेषण विशेष और का जो है क्या हो रहा हो, वो हो रहा हो। ठीक है, तो कर्मधारय समास होगा। ठीक है, बाकी आप लोग सब जानते होंगे। बहुब्री भी समास समझा चुका हूं, द्वंद्व भी समझा चुका हूं, और तत्पुरुष भी आपको समझा चुका हूं। बार बार मैं हर क्लास में नहीं समझाऊंगा, ऑलरेडी हमने आपको पहले क्लासेस में समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग बताओ कि बहुब्री समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास में क्या होगा, और कर्मधारय समास जिसमें उपमेय उपमान की तुलना हो रही हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है नयन का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? ये हटा दो इसको। नयन का संधि विच्छेद है, क्या होगा? ने प्लस अन, ने प्लस अयन या ना प्लस अन। बताओ फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये होगा भाई साहब क्या, ये हो जाएगा आपका जो है ने प्लस जो आर का ये है, ये हो जाएगा ने प्लस अन यानी कि नयन। और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा भाई साहब अयाद स्वर संधि। क्या हो जाएगा? अयाद स्वर संधि। और अयाद स्वर संधि में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कि जब ए आए ओ आओ के बाद, के ए आए ओ आओ के बाद कोई बेसिकली क्या होता है, जब कोई ठीक है स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है, तो उसका क्या हो जाता है? ए की जगह पर क्या हो जाता है? अय हो जाता है। क्या? अय हो जाता है। ठीक है, और इसका आय है हो जाएगा, इसका औ हो जाएगा, और इसका औ का आओ हो जाएगा। ठीक है, ए का अय का आय, ओ का औ, ओ का क्या औ, और औ का आओ हो जाएगा। ये हो जाएगा बेसिकली अयाद स्वर संधि में हो जाएगा आपका। ठीक है, याद रखना। और संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ने प्लस अन हो जाएगा। अब ये सब चीजें ना यार संधि विच्छेद वगैरह आप लोग पढ़ लो अच्छे तरीके से, नहीं तो फिर एक लेक्चर बताने में तो कुछ होगा नहीं। तो जितने भी संधि हैं, व्यंजन संधि, स्वर संधि, उसके अंतर्गत जो भी पार्ट्स डिवाइड हैं, वो सब आप एक बार अच्छे से कर लो, एक बार सारे फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, बार बार बताने का कोई लॉजिक यहाँ पे है नहीं। ठीक है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक समझ नहीं पाओगे। नहीं तो फिर संधि की क्लास में है तो फिर एक अलग से लूं, संधि विच्छेद पे पढ़ाऊं आपको। ठीक है, चलो अब पूरा पैराग्राफ दिया है, पूरा पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है 5 क्वेश्चंस के। ठीक है, 20 से लेकर 24 तक क्वेश्चंस के। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी का पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं, इंग्लिश का हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हिंदी का पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, चलो। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। ये पूछा है आपके उसमें क्वेश्चन। ठीक है, इनमें
सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है। क्या? सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती है। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता है, उसके साथ आनंद पूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग जो है योग चाहिए। तो ये पैराग्राफ है और अब इसके बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? तो आप देखेंगे युद्ध वीरता, जस्ट दूसरी या तीसरी लाइन में दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो वीडियो पॉज करो, फिर आप लोग इसका उत्तर खुद देखो क्या होगा इसका। ठीक है, हम फटाफट इसका देख कर रहे हैं आंसर। युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है? चतुराई और वीरता, चंचलता और अस्थिरता, दृढ़ता और साहस? नहीं, डी वाला ऑप्शन, यानी कि साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। किसके लिए? युद्ध वीरता के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग उत्कंठापूर्ण आनंद बेसिकली उत्साह के अंतर्गत जो है लिया जाता है। किसके अंतर्गत? उत्साह के। वीरता के अंतर्गत भी नहीं होगा, युद्ध के अंतर्गत भी नहीं होगा, दान के अंतर्गत भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए ही होगा राइट आंसर आपका। ठीक, आगे, साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं? लास्ट वाले पैराग्राफ में लास्ट में दिया गया था पॉइंट। क्या? तो युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। क्या है ये? साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं? तो ये वीरता के भेद किए गए हैं। कौन कौन से? युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। ठीक है, ये भी आपकी पैराग्राफ में दिया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और फटाफट बैक करके देख लीजिए उसको। नेक्स्ट है, उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? तो उत्साह के भेद बेसिकली जो है हानि के भेद के आधार पर किए गए हैं। किसके आधार पर? हानि के भेद के आधार पर। ये गलत है यहां पर। ठीक है, सही कर लेना। ठीक है, कष्ट या हानि के होगा शायद। ठीक है, यानी कि डी वाला इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले को भी आप लोग क्या करिएगा, एक बार पैराग्राफ में देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार करेंगे तो फिर जो है टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। ओके, अब देखो आ गया नॉर्मल सा हिंदी का व्याकरण का क्वेश्चन। मसृण का विलोम है, क्या होगा? सिंपल सी बात है, बहुत बार पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये विलोम। ठीक है, तो मसृण का जो विलोम होता है वो होता है रुक्ष होता है। क्या होता है? रुक्ष होता है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, बहुत बार पूछा है। चंद्रमा ब्राह्मण के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? द्विज शब्द का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्या? द्विज। ब्राह्मण और चंद्रमा को क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अधोलोकित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक और सकर्मक क्रिया भी मैंने कई बार आपको बताया है। हर साल अकर्मक और सकर्मक क्रिया आपसे पूछा है, तो इसमें पूछा है अकर्मक क्रिया कौन सी है? तो ये हंसना, हंसना जो बेसिकली होती है हंसना, ये हंसना अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। तो देखो हंसना यहां प्रयोग किया गया, हंसता है, श्याम हंसता है, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि श्याम जो है खुद में हंसता है, यानी कि श्याम पर इसका इंपैक्ट टोटल पड़ेगा ओवरऑल। ठीक है, कर्म का। तो श्याम हंसता है, यानी हंसना क्या है? अकर्मक क्रिया है। हंसता शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है, दैट मींस सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही इसका। और अकर्मक और सकर्मक क्रिया भाई साहब देख लीजिएगा फिर से, मैंने बताया भी था लेकिन फिर से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तद्भव कौन सा है? तद्भव कौन सा है भाई साहब? ये सारे तत्सम है, अग्नि तत्सम है, पुष्प तत्सम है, शलाका जो है तत्सम है। 14 जो है ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा भाई साहब? तो इसका तत्सम होगा चतुर्दश। क्या? चतुर्दश इसका तत्सम होगा, नोट कर लो। और अग्नि क्या है? अग्नि तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा, सिंपल सी बात है। पुष्प है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव फूल हो जाएगा। और श्लाका, इसका तद्भव सलाका हो जाएगा। क्या? सलाका हो जाएगा। ठीक, याद रहेगा, ये आपके एग्जाम में भाई साहब पूछा गया है, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट है, पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है बहुत कॉमन सा अर्थ है, यानी कि पगड़ी का मतलब जानते हो मूंछ और पगड़ी सम्मान का जो है वो माना जाता है। ठीक है, इंडिकेशन। तो यानी कि
मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, पगड़ी रख घी चख। लोकोक्ति का अर्थ है कि मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा व्योम का पर्यायवाची नहीं है? तो व्योम का पर्यायवाची भाई साहब अंतरिक्ष भी होता है, अंबर भी होता है, नभ भी होता है। व्योम मतलब क्या? आकाश। व्योम मतलब क्या? आकाश। तो आकाश के पर्यायवाची में ये अंतरिक्ष, अंबर, नभ सब होता है, लेकिन पीयूष नहीं होता है। पीयूष किसका है? तो पीयूष तो अमृत का पर्यायवाची है, बहुत कॉमन सा शब्द है, जानते होंगे। तो पीयूष किसका हो जाएगा? अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यानी कि पूछा है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो व्योम का पर्यायवाची शब्द पीयूष नहीं है। क्यों? क्योंकि पीयूष का पर्यायवाची अमृत, यानी कि अमृत का पर्यायवाची पीयूष, ऐसा कुछ बोल लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। बहुत बार आपके आरो एरो में एग्जाम पूछा गया है। असूर्यम पश्या, यानी कि सी, यानी कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। ठीक, और जो ये विदुषी है, विदुषी को क्या बोलते हैं? जो बहुत विद्वान महिला होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं विदुषी महिला। ठीक है, और अलक्ष्य, अलक्ष्य या अलक्षा इसको बोलते हैं जिसका लक्ष्य ना किया जा सके। ठीक है, और जो शास्त्र है, ठीक है, इसको जिसको शस्त्र का ज्ञान हो शास्त्र कहलाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, अज्ञ क्या अर्थ क्या है? अज्ञ बहुत बार ये भी आपके आरो में पूछा गया है, इसको भी इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा। अज्ञ, विज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, ये सब कई बार पूछा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस सभी को रेडी कर लीजिए। क्या? एक रेडी कर लीजिए अज्ञ, एक कर लीजिए रेडी विज्ञ, एक रेडी कर लीजिए अल्पज्ञ, ठीक है, और एक रेडी कर लीजिए सर्वज्ञ। क्या? सर्वज्ञ। ये सब आपके एग्जाम में आरो में बहुत बार पूछा गया है भाई साहब। ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो अज्ञ का अर्थ क्या है? जो कुछ भी नहीं जानता है। अज्ञ मतलब जो कुछ भी नहीं जानता है, और जो सब कुछ जानता है क्या कहलाएगा? सर्वज्ञ कहलाएगा। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। ठीक है, और जो बहुत थोड़ा जानता है उसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अल्पज्ञ। क्या? जो अल्पज्ञ यानी कि जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। ठीक है, और जो कुछ भी नहीं जानता है वो अज्ञ। याद रहेगा, नोट डाउन कर लेना इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा? किस वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगेगा? बताओ फटाफट। मोहन ने पूछा राम, ये भाई साहब गलत लिखा है, फिलहाल ये नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो देखो कहीं पर क्वेश्चन मार्क कहां पर लग सकता है। देखो अगर आप इन चारों शब्द को पढ़ोगे तो देखो यहां पर एक जगह लगा है क्यों। क्या? क्यों। क्यों बेसिकली जहां पर कभी प्रयोग किया जाता है जब कोई चीज पूछी जाती है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह बेसिकली डी वाले में लगेगा, यानी कि मोहन को बाजार क्यों जाना था। जहां पर क्यों लग जाए समझ लो वहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। दैट मींस यहां पर लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इस वाले ऑप्शन में बेसिकली दो ऑप्शन सही थे, यानी कि पूछा है कौन सा अशुद्ध है। तो ये दघीच लिखा है, दघीच लिखा है, इसका हो जाएगा दधीची। क्या हो जाएगा? दधीची। ठीक है, और ये भी अशुद्ध लिखा है, ये घनिष्ठ लिखा है, जिसका शुद्ध क्या होगा? घनिष्ठ। क्या? घनिष्ठ। तो इसमें दो अशुद्ध है। पूछा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? तो अशुद्ध ए वाला भी है अशुद्ध और डी वाला भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी ये जो है डिस्प्यूट क्वेश्चन में था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो घनिष्ठ अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या होगा? घनिष्ठ, और दघीच जो लिखा है इसका शुद्ध होगा दधीची। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। पूछा है संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, सही बात है। दंड और सजा का समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुको, इस ऑप्शन में जो है ना एक ये यहां पर क्वेश्चन छूट गया है, वाक्य जो है छूट गया है। यहां पर वाक्य जो है एक छूट गया है। बेसिकली एक शब्द था जहां पर लिखा था, यहां पर कुछ शब्द लिखा था शायद कि एक व्यक्ति को जो है मृत्युदंड की सजा दी गई, ठीक है। अब इसको मैं बना ले रहा हूं क्योंकि ये छूट गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। लिखा है एक व्यक्ति को मृत्यु दंड की
सजा मिली। ठीक है, ऐसा कुछ वाक्य था, ऐसा ही था लगभग लगभग, मतलब मृत्युदंड की सजा, मृत्युदंड की सजा, मृत्युदंड की सजा, ये शब्द इस्तेमाल किया गया था वहां पर, क्या, मृत्युदंड की सजा। ठीक है, अब देखो, तो वही पूछा था कि एक कोई ये वाक्य लिखा था, ये कोई वाक्य था, और वहां से पूछा था कि बताओ इसमें से क्या अशुद्धि है, वो स्पष्ट करना था। तो शब्द क्या है, एक व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा मिली, इसमें से आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा है। तो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो शुद्धि है। ठीक है, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, ऐसा भी नहीं है, सजा सही है। फिर लिखा है दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही बात है। दंड और सजा, क्या ये जो दंड और ये जो सजा है ये समानार्थी शब्द हैं, दो बार प्रयोग कर लिया गया है। मृत्युदंड, मृत्युदंड और सजा, यानी कि दंड शब्द और सजा शब्द समानार्थी हैं, यही यहां पर क्या है, अशुद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और कोई अशुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं है, अशुद्धि है, यानी कि क्योंकि यहां पर दंड और सजा दो बार प्रयोग किया गया है। तो यहां पर ये एक लाइन छूट गई थी, इसको हमने यहां पर आपको बता दिया। ठीक है, कुछ ऐसा ही वाक्य था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है, बहुत आसान है, कौरवी बोलते हैं। क्या, खड़ी जो बोली होती है, खड़ी बोली को क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कौरवी ही बोलते हैं, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब आगे हम लोग जो है किसमें, ग्रामर वाले में। ठीक है, चेंज, क्या, चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, बताओ इसका क्या हो जाएगा, हु किल्ड द स्नेक। मैंने फिर से कहा था आपसे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आप लोग करके आइएगा भाई साहब। तो अगर आप इसको करेंगे तो पहले करेंगे आप फॉर्मूला, अगर आप इसका लगाएंगे सही तरीके से तो आप इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप इसको बोलेंगे, लिखेंगे व्हाई, सॉरी क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे बाय हुम, क्या, बाय हुम। ठीक, अब क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, बाय हुम प्लस वाज ऑब्लिक वर। ठीक, आप लोग फॉर्मूला देखिएगा, वाज या वर, यानी कि बाय हुम प्लस वाज ऑब्लिक बेरी प्लस, अब क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, बताओ फटाफट आप लोग बताओ भैया जी, क्या होगा, फिर हो जाएगा आपका जो है क्या, सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और वर्ब की कौन सी फॉर्म भाई साहब लगेगी, वर्ब की लगेगी आपकी थर्ड फॉर्म, क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे हो जाएगा आपका अदर जो है क्या, वर्ड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स, OTHER, अदर वर्ड्स। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर रख देना। तो इस फॉर्मूले पर रखने के बाद आपका जो सही उत्तर निकलेगा वो निकलेगा बाय हुम वाज द स्नेक किल्ड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि बाय हुम प्लस वाज या वर, शॉर्ट सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स। ठीक है, याद रखना है इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शंस। आई, यानी कि यहां पर आपको फिल करना है। तो आई ट्राइड टू हेल्प हिम, क्या भरा जाएगा इसमें से, एट टू फ्रॉम में से भरा जाएगा टू, प्रीपोजिशन लगेगा तो टू हो जाएगा यहां पर। मैंने फिर से कह रहा हूं भाई साहब, प्रीपोजिशन प्लीज आप लोग पढ़ लो, बहुत बार पूछा है, एक ही पेपर में 2-3 जगह पर पूछा है प्रीपोजिशन, इसको अच्छे तरीके से रेडी कर लो। तो टू हो जाएगा यहां पर सही उत्तर इसका। ओके, नेक्स्ट, अब ये पैराग्राफ है भाई साहब, पैराग्राफ को पढ़िएगा अच्छे तरीके से और हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, 39 to 43 क्वेश्चन तक। ठीक है, आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे कैसे क्या होगा इसमें। तो पैराग्राफ, अगर इसको ना अच्छे से पहले वीडियो पॉज कर लो, रोको इसको अच्छे से, फिर देखना कि इसमें क्या लिखा है, इसके आधार पर हम लोग अपने आंसर को देखेंगे। तो पैसेज के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन क्या है कि द बेस्ट वे टू विन ए फ्रेंड टू अवॉइड। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका एम्बिगुइटी इन स्पीच, क्या, एम्बिगुइटी इन स्पीच, ये हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा। द बेस्ट वे टू विन ए फ्रेंड इज अवॉइड टू एम्बिगुइटी इन स्पीच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। पैराग्राफ में इसका उत्तर दिया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट है, while taking to an uneducated person we should use। अगर आप किसी अनएजुकेटेड पर्सन से बात कर रहे हो अकॉर्डिंग टू पैसेज तो क्या होगा इसमें, तो आप इसको देखोगे ऑर्डिनरी स्पीच या हिज वोकैबुलरी या सिंपल वर्ड्स का यूज करोगे या पोलाइट लैंग्वेज,
तो आप पोलाइट लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे इफ यू टॉक ए अनएजुकेटेड पर्सन अकॉर्डिंग टू पैसेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखो, बहुत आसान आसान चीजें हैं, आप पैराग्राफ के माध्यम से कर सकते हो, इसको बहुत समझाना इसमें नहीं है। नेक्स्ट है, इफ वन यूज द सेम स्टाइल ऑफ लैंग्वेज विथ एवरीवन वन साउंड्स, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक ही जो है स्टाइल में एक ही लैंग्वेज सभी से प्रयुक्त कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, फ्लैट होगा, बोरिंग होगा, या फुलिश होगा, या क्या होगा, डेमोक्रेटिक होगा, तो वो होगा फुलिश, यानी कि वो मूर्ख होगा अगर एक ही जो है भाषा में, एक ही लैंग्वेज में कई अन्य व्यक्तियों से उसी प्रकार से बात करता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड फुलिश अकॉर्डिंग टू पैसेज। नेक्स्ट, स्पीच बिकम ए कर्स इफ इट हर्ट्स अदर, लीड्स टू केयरलेसनेस, या फिर क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर रिवर्स अवर जो है इंटेंशंस। बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही उत्तर भैया जी लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, स्पीच बिकम ए कर्स। अगर यानी कि आपकी स्पीच जो है क्या होगी, एक तरीके से खराब हो सकती है, ठीक है, कब? अगर क्रिएट ए मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है तो आपकी स्पीच जो है क्या हो जाएगी, एक तरीके से खराब मानी जाएगी, आपकी सही नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो इसका उत्तर सी वाला हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, स्पीच इज ए गिफ्ट इफ इट, स्पीच एक गिफ्ट के रूप में होगी कब? तो अकॉर्डिंग टू पैसेज कम्युनिकेट्स आवर मीनिंग क्लियरिटी टू आवर फेलोज, यानी कि कम्युनिकेट अगर आप अच्छे से करते हैं अपने फेलोज को, ठीक है, उसके माध्यम से क्या होगा, आपकी स्पीच जो है क्या हो जाएगी, एज ए गिफ्ट फॉर्म में एक अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये सब पैराग्राफ में भाई साहब मेंशन है ऑलरेडी, तो इसमें कुछ बताना नहीं है, पैराग्राफ को समझना, ठीक से अंडरस्टैंड करना और समझ जाना। नेक्स्ट है द फ्रेज, ठीक है, अब ये फ्रेज है, इसका मीनिंग आपको बताना है, ठीक है। पैथिक विक्ट्री, इसका मतलब होता है बेसिकली विक्ट्री एट ए हाई कॉस्ट, ठीक है, विक्ट्री एट ए हाई कॉस्ट, ये इसका क्या देगा, फ्रेज होएगा, ठीक है, स्टैंड फॉर विक्ट्री एट ए हाई कॉस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको नोट डाउन कर लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। ओके, चलो नेक्स्ट है, चूज द वर्ड व्हिच इज अपोजिट इन मीनिंग, ठीक है। आप ये जो शब्द लिखा है वेनरेट, इसका आपको बताना है क्या, अपोजिट। तो इसका जो भैया क्या होगा, अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, बताओ फटाफट। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, कंडेम। क्या कंडेम होगा? आप लोग कोर्ट में शब्द सुना होगा, यानी कि अवज्ञा करना, यानी कि अवहेलना करना, ठीक है, इसकी होगी। और वेनरेट का मतलब सम्मान करना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, कंडेम करना, ठीक है, यानी कि इसका सम्मान करना या आदर करना, लेकिन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अवज्ञा करना या असम्मान, सम्मान नहीं करना, कंडेम करना, यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस शब्द को आप लोग कोर्ट में या मूवीज में कई बार सुने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, समझ में आ गया है ना ये आपके, मतलब इसका इंग्लिश हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी होगी आपकी भाई साहब, क्या लिख लो एक बार, वैसे मतलब सम्मान करना, क्या, सम्मान करना, ठीक है, सम्मान करना। और सम्मान करने का अपोजिट क्या हो जाएगा, सम्मान करने का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निरादर करना। क्या, कंडेम मतलब निरादर करना, निरादर करना, ठीक है, याद रखना है इसका। तो ये इसकी अपोजिट हो जाएगी कंडेम, कोर्ट ऑफ कंडेम सुना है, बस वही। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आप सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्लीज आप लोग इसको पढ़िएगा एक बार अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैं आंसर बता दे रहा हूं यहां पर क्या होगा। तो अगर आप इस सेंटेंस को, जो कि सिंपल सेंटेंस है, विदाउट योर हेल्प ही कैन डू नथिंग, इसको अगर आप जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करोगे भाई साहब, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला, यानी कि अनलेस यू हेल्प हिम ही कैन डू नथिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट 47, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि जो ये राउंड शब्द दिया है इसमें बताना है आपको कि क्या, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, इसको बताना है आपको, राउंड का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई साहब क्या, डी, यानी कि ये जो राउंड है ये यहां पर एज ए प्रीपोजिशन यूज किया गया है। क्या किया गया है, एज ए
प्रीपोजिशन यूज किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। फिर से वही बात, आगे इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट फॉर्म में, और इसके पहले ये जो वाक्य है द टीचर सेड बी क्विट बॉयज, ये बेसिकली आपका क्या है, ये है आपका इंपरेटिव वाक्य, क्या इंपरेटिव सेंटेंस है, और इसको आपको बदलना है, ठीक है, इनडायरेक्ट में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बेसिकली आप लोग बताओ फटाफट, एक बार सोचो कि इसका सही उत्तर इनडायरेक्ट में क्या होगा, बताओ फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई साहब आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द टीचर, क्या, द टीचर, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी क्या है, द टीचर जो सैड है, द टीचर सैड बी क्विट बॉयज, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। एक बार देख लेना इसको आप लोग। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव, ठीक है। द सन आस्क्ड हिज मदर इफ ही, इस क्या हो जाएगा, इफ ही, यानी कि एक पुत्र जो है अपने मां से परमिशन चाह रहा जाने की बाहर, किसके लिए, माइट गो आउट। द सन आस्क्ड हिज मदर इफ ही माइट गो आउट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, सही उत्तर इसका। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट वर्ड, यानी क्या है, शब्द क्या है, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट डॉट, यानी कि फिल करना है माई बिलोंगिंग्स, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा विथ, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट विथ माई, क्या, विथ माई बिलोंगिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, पिक आउट द सिनोनिम्स, ठीक है, यानी कि समानार्थी बताना है आपको। इरोडेट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसका आपको क्या बताना है, जो है इसका आपको क्या बताना है, इसका सिनोनिम्स बताना है, यानी कि इसका समानार्थी बताना है। तो ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये जो इरोडेट है, इसका जो हिंदी होती है वो क्या होती है, ज्ञानी, ज्ञानी या पंडित, पंडित को भी ज्ञानी बोलते हैं, ठीक है। पंडित वाला नहीं जो आप जातिवादिता वाला पंडित है, ठीक है। आत्ममत सर्वभूतेश या पश्चात्सा पंडिता, इट्स अ डेफिनेशन ऑफ पंडित, यानी कि जो व्यक्ति अपने अनुसार सभी जीव जंतुओं को समझता जानता है वही पंडित कहलाता है। दैट मीन्स साइंटिस्ट या विद्वान, पंडित को साइंटिस्ट भी बोलते हैं। आप जो पंडित सोच रहे होंगे जाति वाला, वो पंडित नहीं, ठीक है, हमने तो उसको बना दिया, लेकिन रियल अर्थ में पंडित का अर्थ होता है जो सभी जीव जंतुओं को अपने समाज समझता है, जो विद्वान होता है, जो ज्ञानी होता है। और पंडित कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आप किसी खास कैटेगरी में पैदा हुए हो, किसी खास कास्ट में पैदा हुए हो तो आप पंडित नहीं होगे, ऐसा नहीं होता है, या किसी खास वर्ग में पैदा हो तो ही आप पंडित होगे, ऐसा नहीं है। इंसान कर्म से बनता है, जन्म से नहीं, ठीक है। तो आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्चात्सा पंडिता, इट्स अ डेफिनेशन ऑफ पंडित, यानी कि इट्स अ डेफिनेशन ऑफ साइंटिस्ट, ज्ञानी, बुद्धिमान, ठीक है। तो इसका समानार्थी क्या हो जाएगा, इसका समानार्थी हो जाएगा भाई साहब सी वाला, यानी कि एकेडमिक। इसका भी मीनिंग क्या हो जाएगा, विद्वान हो जाता है, क्या हो जाता है, विद्वान, सॉरी विद्वान, क्या, विद्वान, ठीक है, याद रखना है इसको, यही विद्वान हो जाएगा। तो सी वाला इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलो बस इतना ही था हमारा। तो ये था हमारा कुछ जो है सीसेट का पीवाईक्यूज। बाकी आप लोग एक बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सब देख लिया करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत डिटेल्स में समझाएंगे, संधि समाज, एक्टिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। पार्ट बी भी इसका आना रहेगा, ठीक है, तो 1 घंटा ऑलरेडी हो जाता है, फिर पता चलेगा कि 1 घंटा उसमें भी लगभग लगेगा, और मैं इसको समझाऊंगा तो 1-1.5 आधा घंटा और ऐड ऑन, यानी कि लगभग 2.5-3 घंटे की सीसीआर की क्लास हो जाएगी, पीवाईक्यूज हो जाएगा, और इतना आप टाइम देना मूर्खतापूर्ण है, ठीक है। तो कुछ चीजें आप अपनी तरफ से करो, बाकी हम करा ही दे रहे हैं आपको। मेन आप हिंदी और कम्युनिकेशन को अच्छे से करो, और डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये 3 सेक्शन आप अच्छे से मेरे से कर लिया करो, बाकी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। डेली मॉर्निंग में मेरी 8 AM की क्लास जो करंट अफेयर्स की आती है उसको देखना मत भूलिएगा फिर, ठीक है। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।